Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel IP classes with a new video. 10th क्लास का थर्ड वीडियो लेके आए बेटा, जिसका जो आज का टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी इस चैप्टर का जो सबसे पहला, वैसे इससे पहले हमने और भी फिनोमिना पढ़े हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारा नया कंसेप्ट जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही ईजी सा है, चलिए इसको स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मुझे याद आ गई एक स्टोरी, आपने सुनी हुई है, बहुत बार सुनी हुई है, छोटी क्लासेस में सुनी हुई है, फिर भी मैं आपको एक बार सुना देता हूँ क्योंकि वो हमारे इस कंसेप्ट से जुड़ी हुई है। जब आपने वो स्टोरी सुनी थी शायद आपको ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता था, लेकिन डिटेल में हमने पढ़ना है। क्या थी वो स्टोरी थी कि एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है। एक जंगल हुआ करता था, जंगल के अंदर एक शेर हुआ करता था एज यूजुअल, और जंगल का राजा होता है शेर। तो वो क्या करता था, हर दिन एक जानवर को बुलाता और उसको खा जाता। यानी डेली कोई ना कोई जानवर उसके पास जाता और बेचारा जानवर मर जाता क्योंकि शेर उसको खा जाता था। तो एक दिन बारी थी एक खरगोश की। खरगोश बहुत ही चालाक था। तो जिस दिन उस खरगोश की बारी थी, वो काफ़ी देर बाद उस शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्सा हो चुका था कि तुझे पता नहीं आज तेरी बारी है, तो इतना लेट आया। तो वो खरगोश जो कि चालाक था, उसने कहा कि महाराज मैं क्या करता कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि एक कुएं के पास मुझे एक और शेर दिखाई दिया, और वो शेर मुझे रोक रहा था। वो बोला था कि मैं तुझे खाऊंगा। मैं बड़ा मुश्किल से उससे भाग के आया हूँ आपके पास। तो इतने में जो शेर बोला, मेरे होते हुए जंगल में दूसरा शेर कौन आ गया, ऐसा कौन है, मुझे ले चलो उसके पास। तो खरगोश उस शेर को अपने साथ ले जाता है, और जैसे ही वो जो शेर है वो कुएं के पास जाके देखा कुएं के अंदर तो पानी है, और पानी में जैसे ही देखता है तो क्या होता है, आप सबको पता है कि उसको एक और शेर दिखाई देगा। और जैसे ही वो शेर दूसरे को देखता है, उस पर गुर्राता है, तो उसकी जो आवाज़ है वो भी टकरा के वापस आती है, उसको आवाज़ सुनाई देती है, उसको लगता है दूसरा शेर। तो जो पहले वाला शेर है उसको मारने के लिए जैसे ही कुएं के अंदर छलांग लगाता है, तो वो कुएं के अंदर गिर जाता है। इस तरह से वो जो शेर है पानी में डूब के मर जाता है, और वो जो खरगोश है वो बच जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर ये फिनोमिना हुआ जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो जो शेर है वो पानी के सरफेस पे क्या देख रहा है, अपनी खुद की इमेज देख रहा है। क्यों देख पा रहा है, क्योंकि शेर की जो बॉडी है उससे लाइट गई, उस पानी के सरफेस से टकराई, और रिफ्लेक्शन के बाद उसको वही लाइट की रेज मिली, यानी उसको अपनी ही इमेज दिखाई दी। यानी शेर ने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन आप पढ़ोगे ताकि आप कभी धोखा ना खाओ। तो क्या है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या अगर आपको कहा जाए कि ये कोई भी सरफेस है, सरफेस समझते हो, जैसे फ्लैट सरफेस शाइनी होना चाहिए, शाइनी स्मूथ हो, या पॉलिश्ड सरफेस भी बोल सकते हो आप, या मेटलिक सरफेस भी हो सकता है। तो सरफेस के लिए मैंने ऐसे नीचे ना जिगजैग लाइन बना दी। जिगजैग लाइन मीन टू से कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जब देखिए ऊपर वाला पार्ट है, इसके पास एबिलिटी है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की। रिफ्लेक्ट मीन टू से कि जब इस सरफेस की तरफ कोई लाइट अप्रोच करती है, जैसे ही लाइट उस सरफेस पे गिरी, देखिए लाइट रेज इस तरह से सरफेस पे आई, जैसे ही सरफेस से टकराई, और टकराने के बाद लाइट रेज वापस उसी मीडियम में चली जाए, इस फिनोमिना को, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक टाइप का, ऐसे मान लीजिए कि एक बॉल है, आप उस बॉल को सरफेस पे ऐसे गिराते हो, बॉल यहाँ से टकराई और वापस चलेगी। जैसे बॉल बाउंस बैक करती है, किसी फ्लोर पे बॉल गिरा, बाउंस बैक किया, वैसे ही बिल्कुल जो लाइट है वो किसी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाती है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है। बेटा इसी फिनोमिना को हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंसिंग बैक जब वो किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, और सरफेस कौन सा, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस, कोई भी शाइनी सरफेस, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा मैं यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सा लिखते हैं। क्या मैं लिखूं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium कब, when it strikes with any shiny, बेटा शाइनी बोल दो या पॉलिश्ड बोल दो, पॉलिश्ड सरफेस, इसको क्या कहा जाता है, इज नोन एज रिफ्लेक्शन
ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है बेटा इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। आई थिंक जो समझ गए होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, किसी भी सरफेस पे लाइट का गिरना, टकरा के उसी मीडियम में वापस जाना, दैट इज रिफ्लेक्शन। उसमें क्या हुआ था उस स्टोरी के अंदर, जो सरफेस था शेर से यानी जो वो लाइन था उससे लाइट की रेज निकल रही थी। पानी का जो सरफेस है वो किसका काम कर रहा था? वो इस हाईली पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस की तरह काम किया। शेर से जो लाइट आई टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, वापस उस शेर की आंखों में गई, उसको अपनी ही इमेज दिखी। अभी तो देखते हो जैसे ही अगर आप किसी मिरर के सामने देखते हो तो क्या होता है, मिरर के सामने आपकी बॉडी से जो रेज निकल रही हैं वो उस मिरर से टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, वापस आपकी आंखों में आई, आपकी इमेज बन गई, आपने मिरर में अपने आप को देख लिया। रिफ्लेक्शन का ही तो कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ किसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब डायग्राम को थोड़ा सा और समझें, देखें ये जो सरफेस है नीचे जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, आप इसको बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देंगे। क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? ये बेटा कोई पॉलिश्ड सरफेस है, ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है या फिर ये कोई शाइनी सरफेस है, ठीक है बेटा। कुछ भी एक नाम लिख दीजिए, इतने सारे मत लिखना। ये जो रे इस मिरर की तरफ आती है बेटा, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है बेटा? इंसिडेंट रे। और ये जो रे टकरा के जाती है इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे लाइट आती है इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है ध्यान दीजिए नीचे, इसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। देखिए ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लाइन तो ये भी है क्योंकि 90 का एंगल है, लाइन परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है। तो मैंने वो परपेंडिकुलर लाइन बनाई जो इस पॉइंट में से पास हो। तो मैंने सपोज दैट ये वाली लाइट की ऐसे एक रे बना दी जो क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी इसका नीचे वाले सरफेस के साथ बेटा जो एंगल है ये 90 डिग्री है। और इस रे को हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल, ठीक है। तो मैंने नीचे वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा को साफ कर दिया। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में देखिए आप कुछ एंगल है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में बेटा पूछ ले कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन प्लस ये वाला डायग्राम, ये दोनों आपने बनाना है, ठीक है। बस इतना ही बनाना है रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन के अंदर। अब बारी आती है कि सर ये क्या चीजें हैं जो आपने इतनी सारी बताई, क्या इनके बारे में बताओगे? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। तो डेफिनेशन के बाद देखिए बेटा इनको वन बाय वन डिस्कस करते जितनी भी चीजें मैंने लिखी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस चीज की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। मैंने एक बनाया, एक वर्ड भी लिखा, वो भी लिखा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या लिखा बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब नाम से आइडिया लगाई, ऐसा कोई भी सरफेस जिसके पास एबिलिटी हो क्या करने की? रिफ्लेक्ट करने की, लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये वैसे एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो लिखवा रहा हूँ आपके एग्जाम में अगर रिफ्लेक्शन पूछे तो आपने ये स्टेटमेंट और ये डायग्राम ही बनाना है, ठीक है। ये जस्ट आपके एडिशनल नॉलेज। क्या? दोज सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट, विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट are known as reflecting surface। क्या सभी सरफेस ये काम नहीं करते? क्या सभी सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। ब्लैक कलर की चीजें आपको पता है सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। कोई व्हाइट तरह का कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इट मीन उस पर गिरने वाली सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना। अलग अलग प्रॉपर्टीज है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। अच्छा, जनरली हम जिन मटेरियल्स का यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होते हैं बेटा शाइनी सरफेस। किसी भी शाइनी सरफेस के साथ ही प्रॉपर्टी होती है। कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस हो, या बोल दो बेटा मैं मेटेलिक सरफेस की मैं बात करूं, अगर उस पर रस्टिंग नहीं हुई, मेटेलिक सरफेस की। सबके एग्जांपल बताता हूं। देखिए शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस का एग्जांपल सुनिए कि पानी है, अगर एक गिलास में मान लीजिए कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो अब देखिए पानी का जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है अगर आप उसको देखें वो
काफ़ी शाइनी होता है और आप पानी के सरफेस में आपको आपकी इमेज बनती दिख रही है ना, इट मीन यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी वाटर का सरफेस ये काम कर सकता है। पॉलिश सरफेस की मैं बात करूँ, ग्लास जो होता है, कांच, मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, इसके आर पार लाइट जा सकती है, लेकिन क्या किया, इसकी एक तरफ क्या कर दिया गया, कोटिंग कर दी गई, पेंट कर दिया गया, इस पे पॉलिश कर दी गई, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड होते हैं। अब पॉलिश से हुआ क्या, जैसे ही लाइट इस सरफेस से गिरेगी वो स्ट्राइक करके इस तरह से वापस चली जाएगी, यानी अब वो ग्लास लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। कब, जब आपने पॉलिश कर दी। मिरर में ऐसा ही तो होता है, मिरर के पीछे बेटा देखा होगा आपने ब्लू कलर, ग्रीन कलर, इस तरह से कलरिंग की होती है, एक्चुअली वो पॉलिश्ड सरफेस बनाया जाता है ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। मेटेलिक सरफेस, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे ही आप मार्केट से कोई नया बर्तन खरीदते हैं, मेटल से बना है, उसकी जो सरफेस है काफ़ी शाइनी होती है, लाइट जब उस सरफेस पे गिरती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। आप उसमें अपनी फोटो देख सकते हैं, आप अपने आप को देख सकते हैं ना, बिल्कुल देख सकते हैं। नए नए बर्तन में आप बहुत इजीली देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस, मेटेलिक सरफेस जो है बेटा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब जिन भी चीज़ों के अंदर आप देखिए, आपको आपकी इमेज दिखती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, वो सारे के सरफेस इट मीन क्या कर रहे हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक सो फर्स्ट क्लियर हो चुका है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल। देखिए बेटा दूसरा उसके बाद जो है पॉइंट वो है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे, अगर आप जरा ध्यान दें, ये जो रे ये किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, किसी भी चीज से आ सकती है, ठीक है। ये जो रे है वो इस मिरर की तरफ अप्रोच कर रही है, इस मिरर की तरफ आ रही है, ठीक है। इस रे को, जो रे अप्रोच कर रही है, द रे या फिर लाइट विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड reflecting surface is known as क्या? इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। अच्छा, जनरली क्या रहते हैं, हम इसको मिरर ही समझते हैं, हम सोचते हैं मिरर के पास एबिलिटी होती है, लेकिन अभी भी बताया बहुत सारे सरफेस ऐसा करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं मिरर वर्ड नहीं यूज कर रहा, मैं जस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा वर्ड हो। तो ऐसी रे जो उस सरफेस की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जा रही है, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, क्या होता है, हमने बहुत बार बचपन में ऐसा किया है, एक छोटा सा मिरर का पार्ट यानी शीशे का टुकड़ा लिया, अगर मान लीजिए उस तरफ सन है तो मैंने मिरर को इस तरह से रखा, तो सन से लाइट मिरर पे गिरती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सन से लाइट मिरर पे गिरी, मिरर पे गिर रही है, यानी वहां से सन सोर्स है लाइट का, वहां से लाइट आ रही है मिरर पे, तो ये जो लाइट मिरर की तरफ आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे। अब होगा क्या, मिरर से स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, टकरा के जो रेज बाहर की तरफ जा रही हैं दैट आर रिफ्लेक्टेड रेज, वो रिफ्लेक्टेड रे चली जाएंगी। चाहो तो आप देखिए दीवार पे उसकी इमेज भी बन सकती है। यानी हमारा जो दूसरा पार्ट है वो क्या है बेटा, वो है रिफ्लेक्टेड रे। अब बता सकते हैं कौन सी होती है रिफ्लेक्टेड रे? वो रेज जो रिफ्लेक्शन के बाद जा रही हैं, किधर, मिरर से अवे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अवे, ऐसी रेज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच इज गोइंग अवे फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज हमारी कौन सी वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। अब तीसरा देखिए, मैंने एक वर्ड यूज किया नॉर्मल। नॉर्मल कोई रे नहीं होती, नॉर्मल एक लाइन होती है जो हम अपनी सुविधा के लिए, मतलब इससे रिलेटेड चीजों को और अच्छे से समझ सकें उसके लिए हम बनाते हैं। किसको बेटा, इस लाइन को। देखिए ये जो मैं अभी थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, नॉर्मल। अब नॉर्मल एक्चुअल में है क्या, नॉर्मल है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बनाने वाला, किसके साथ, इस नीचे वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बनाना है तो यहाँ पर भी लाइन बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। बेटा खास बात क्या है, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ द इमेजिनरी लाइन, क्योंकि इमेजिनरी है मैंने बनाई है, द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस
और वो भी कहाँ पर, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी को क्या कहा जाता है, इज नोन एज नॉर्मल। समझ गए होंगे बेटा। अब उसके बाद देखिए बेटा, एक आपको दिख रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जनरली इसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई इसके लिए यूज कर देते हैं, आई फॉर इंसिडेंस। देखिए ये वाला एंगल, यानी ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपसे बोल दूं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते बेटा एंगल स्मॉल आर से, आर फॉर रिफ्लेक्शन। क्या है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, इसने नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाया उसको बोलेंगे द एंगल ऑफ, एंगल बिटवीन reflected ray and normal is known as angle of reflection। ठीक है बेटा, तो ये टर्म्स है किससे रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म्स है। ठीक है, इनके बाद अभी रिफ्लेक्शन के बारे में तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट तो अभी जस्ट स्टार्ट किया ना, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छा क्लियर करने के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। किसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। चलिए देखते हैं क्या है वो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए हम दो लॉज का यूज करते हैं। ठीक है, टू लॉज हैं जनरली। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूं किसकी, फर्स्ट लॉ की, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है। देखें कि मैंने सबसे पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया। क्या बनाया बेटा मैंने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वाटर का सरफेस हो सकता है, मेटल का सरफेस हो सकता है, मिरर हो सकता है। अब पहचान क्या है इसकी, इसके नीचे इस तरह से मैंने इंक्लाइन लाइंस, मतलब इस तरह से टेढ़ी लाइनें बना दी। लाइन बनाने का मतलब कि इसका जो ऊपर वाला सरफेस है, जो प्लेन दिख रहा है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक इंसिडेंट रे दिखाई। ये जो रे है, ये कौन सी रे है बेटा, ये है इंसिडेंट रे। मिरर पे इस पॉइंट पे आई, आपको पता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी। सपोज दैट ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड। और हमें पता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। तो मैंने ये बना दिया एक नॉर्मल। ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये दो होते हैं। चलिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपके पास कोई भी सरफेस हो, जैसे इस डायग्राम में आपको सरफेस एकदम प्लेन दिख रहा है, रेगुलर है, चाहे सरफेस इरेगुलर हो, जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो, सरफेस चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, किसी भी तरह का सरफेस हो, हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल फॉर एनी सरफेस, फॉर एनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या लिखूं, द एंगल ऑफ incidence and angle of reflection are always equal for any surface, for every surface। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसमें ध्यान देना, मैंने कहा कि जो एंगल आई है वो किसके इक्वल होता है, एंगल आर। इस तरह से मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, ठीक है, इससे रिलेटेड। और यहाँ एक बात मैंने और लिखी, फॉर एवरी सरफेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लाइन का कि जरूरी नहीं ऐसा हो, मान लीजिए कोई इरेगुलर सरफेस है, सपोज दैट बेटा इस तरह से, ठीक है, नीचे की तरफ इस तरह से कोटिंग मान लीजिए, यानी ऊपर वाली साइड जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई लाइट की रे कुछ इस तरह से आई, ये लाइट कौन सी है, इंसिडेंट रे।
ठीक है। रिफ्लेक्शन कैसे होगा ध्यान देना। तो सबसे पहले देखिए इस पॉइंट पे, तो ये जो नीचे वाला सरफेस बना है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ। तो इस सरफेस पे मैंने नॉर्मल बनाया, ये मैंने बना दिया नॉर्मल। नॉर्मल लाइन हमेशा ध्यान देना सरफेस के परपेंडिकुलर, ये नीचे सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जितने एंगल से ये रे आई उतने से ही जाएगी, उतने से ही मैंने रे दिखा दी, ये वाली रे, उतने ही एंगल से एक रे चलेगी, यानी ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे। यानी सरफेस चाहे प्लेन हो, रेगुलर हो, चाहे बेटा इरेगुलर हो, एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे। ठीक है बेटा, याद रखेंगे इस चीज को। दूसरा जो लो है बेटा वो है सेकंड जो हमारा लो क्या है, इसके समझिए। देखिए कि जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट, तीनों सेम प्लेन में होते हैं, तीनों सेम प्लेन में। मान लीजिए ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और ये एक इंसिडेंट रे आती है इस तरह से। ठीक, इंसिडेंट रे इस तरह से आई, और मान लीजिए यहाँ पर ये एक नॉर्मल है, इमेजिन कर लीजिए बीच में। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी, क्या मुझे बताएं क्या वो इस तरफ चली जाएगी? लाइट आई इस तरह से, जैसी सरफेस पे गिरी, रिफ्लेक्शन के बाद वो उधर जानी चाहिए, यानी अब देखिए कि इस तरफ जानी चाहिए। ये थोड़ी कि बाहर की तरफ इधर निकल आई, ऐसा तो नहीं होगा। यानी जो रे आ रही है, जो रे जा रही है, और तीसरा एक मैं नॉर्मल बनाऊं, तीनों अगर मैं देखूं तो वो एक ही ऐसे प्लेन में मुझे दिख रहे। अगर मैं इमेजिनरी एक प्लेन शीट लूं तो शायद वो तीनों को मैं एक ही प्लेन शीट पे रख सकता हूं, वो तीनों इस शीट को टच करेंगे, इसको टच करेंगे, इट मीन ये एक प्लेन में है। ठीक है, यानी एक लाइट ऑफ रे इस तरह से आई, टकरा के इस तरह से जाएगी, इसे बाहर नहीं जाएगी। क्लियर? तो मैं क्या लिखूं, इंसिडेंट रे नॉर्मल कहां पर, जो कि है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in सेम प्लेन। बेटा वो सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, जो रे आ रही है, जो रे जा रही है, और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होने जरूरी है। आप इमेजिन करना कि वो तीनों एक ही किसी प्लेन चीज के साथ टच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने एक ही इंसिडेंट रे बनाई और ये रिफ्लेक्टेड इधर जा रही है, देखिए बाहर की तरफ कुछ इस तरह से इधर। ठीक है, अब देखें कि इसका प्लेन तो ये बना मेरा हाथ, लेकिन ये तो प्लेन से बाहर जा रही है मार्कर को अगर देखें। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, तीनों का सेम प्लेन में होना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेटा रिफ्लेक्शन के लॉज के बाद हम बात करते हैं कुछ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। देन हम फर्स्ट जो लॉ है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम ये जो है ना इस चैप्टर में लाइट का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है इसी तरह से। तो सबसे पहले याद कीजिए, मैंने आपको जब दूसरा वीडियो करवाया उसके अंदर मैंने लाइट के नेचर के बारे में आपको बताया था, अलग अलग नेचर। एक ये भी बताया था लाइट का एक वेव तरह का नेचर होता है ना, रियलिटी में लाइट तो वेव नेचर की भी है। तो वेव के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है आपको पता होगा कि कोई भी जो एक वेव होती है तो उस वेव की कुछ वेवलेंथ होती है। क्या होती है बेटा? वेवलेंथ, जिसको कि लैम्डा से लिखते हैं। उस वेव की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जिसको कि न्यू से लिखते हैं इस तरह से, म्यूजिक। अच्छा, उस वेव की कुछ स्पीड होती है, v से लिख दो आप उसको। उस वेव की कुछ एनर्जी होती है पर यूनिट एरिया, जिसको मैं सिंपली इंटेंसिटी लिखता हूँ, आप इसको एनर्जी समझे, और मैंने इसको लिख दिया बेटा आई से। यानी एक वेव के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अब आपको कहा जाए कि जब एक लाइट की रे या फिर वेव जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है और वापस जाती है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी। यानी ये जो वैल्यूज जो इंसिडेंट रे की है, क्या रिफ्लेक्टेड रे की भी उतनी होंगी? मैं बोलूं कि इस इंसिडेंट रे की जितनी वेवलेंथ है, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे की भी वेवलेंथ वही होगी। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो इसकी स्पीड है वही उसकी स्पीड होगी। कैसा होगा? ध्यान दीजिए, जब तक मीडियम सेम होगा तो वेवलेंथ और स्पीड भी सेम होंगी, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम रहती है। लाइट का चाहे रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट हो, चाहे आगे जितने भी कंसेप्ट पढ़े, बेटा फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है।
अब बात आती है बाकी चीज़ों की। तो देखिए यहाँ पर लाइट जिस मीडियम में है सेम उसी मीडियम में रह रही है, इसलिए वेवलेंथ और स्पीड भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूँ, क्या लिखूंगा, इन रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के अंदर वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फिर रे रिमेन्स सेम। ठीक है, सेम रहती है किसकी, इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे की। दूसरा देखें क्या इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, एनर्जी पे। सोचो ये जो लाइट है इसके पास वेव है तो इसके पास कुछ एनर्जी है, जैसे इस सरफेस से स्ट्राइक की। अब कोई भी सरफेस प्योर यानी 100% लाइट को रिफ्लेक्ट तो करता नहीं, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी तो वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसलिए रिफ्लेक्टेड जो रे होती है उसकी इंटेंसिटी कुछ कम होती है, उसकी एनर्जी कुछ कम होती है। तो लिख सकता हूं द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ रे या फिर लाइट डिक्रीजेस ऑन रिफ्लेक्शन, डिक्रीज होती है किस पे बेटा, रिफ्लेक्शन में। ठीक है, चलिए ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा तीसरा और देख लें, एक और, वैसे जनरली नहीं पूछते फिर भी पूछ ले, वो है कंसेप्ट किसका बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन का। एंगल ऑफ डेविएशन, इस एंगल को मैं डी से लिख देता हूँ। किससे लिख देता हूँ बेटा, डी से। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, अब अगर मैं देखूं इस डायग्राम में कि जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन तो इस तरफ थी, वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था, इस तरफ। ये देखिए मैंने लाइन बना दी, ये क्या है, ये बेटा ये डायरेक्शन है किसका, इंसिडेंट रे का। डायरेक्शन है किसका, इंसिडेंट रे का, उसको तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन जैसे सरफेस आया वो स्ट्राइक करके वो तो इधर की तरफ निकल गया। यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिली हमें यानी टकराने के बाद वो तो इधर है, यानी टोटल इतने एंगल का डिफरेंस आया कि लाइट को इधर जाना चाहिए था, इसकी ओरिजिनल पाथ ये थी, लेकिन वो चला किधर गया, वो तो उधर चला गया, यानी इतने एंगल से वो मुड़ गया। तो इस पूरे एंगल को बेटा एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। इस पूरे एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये होगा कितना, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल बाय विच इंसिडेंट रे deviates from its ओरिजिनल पाथ, अपनी ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल पे मुड़ी। ओरिजिनल पाथ ये थी, इधर की तरफ जाना था, लेकिन वो मुड़ के उधर चलेगी इधर, तो कितने एंगल से मुड़ी, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। अब बेटा निकालें कैसे, अब देखिए ये जो पूरा एंगल है ये पूरा, ये तो 180 डिग्री होता है ना। अब हमें पता है कि एंगल आई प्लस एंगल आर और प्लस एंगल डी, ये तो तीनों 180 डिग्री होते। अब एंगल डी कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बेटा, 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इन दोनों को जोड़ दें, 180 से माइनस कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो दोनों बराबर होते हैं, बराबर ही तो होते हैं ना। अगर मैं इसको भी एंगल आई लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आई प्लस एंगल आई, एंगल 2i। तो डेविएशन का जो एंगल आया बेटा वो सिंपली मैं लिखूं वाया 180 माइनस डबल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू 180 माइनस डबल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात तो एक ही है क्योंकि एंगल आई और आर तो बराबर है। तो ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला आ गया कि इसको कैलकुलेट करने के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी तो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी तो देख लेते हैं इसी पे, इस पे रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे और डेविएशन के कंसेप्ट। सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन करने से पहले याद कीजिए, पहले आपको बताया फर्स्ट लो एंगल आई जो है वो एंगल आर के हमेशा बराबर होता है और साथ में एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 माइनस 205। तो ये दो फॉर्मूले अभी तक पढ़े हमने। सरफेस कैसा भी हो ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। और एंगल आई किसके साथ होता है, इंसिडेंट लाइट का नॉर्मल के साथ। एंगल आर किसके साथ होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट का नॉर्मल के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैं डायग्राम में आपको देता हूँ कि इस तरह से आपको एक सिचुएशन गिवन है, एक लाइट की रे इस तरह से इंसिडेंट करके आ रही है और इस तरह से इंसिडेंट करके जा रही है, ठीक है। अब आपको ये नॉर्मल बना दिया, ठीक है। ये जो एंगल है, इधर ध्यान देना, ये जो एंगल है आपको ये दे दिया सपोज दैट कितना 60 डिग्री का। कितना दे दिया बेटा, 60 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल कितना होगा, एंगल आर बता दे कितना होगा। अब देखिए ये है नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो ये जो एंगल है पूरा ये बेटा कितना होगा 90 डिग्री।
अब अगर इस डायग्राम में ध्यान दूं तो ये जो एंगल आई है यानी इतना सा एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। अब एंगल आई प्लस एंगल 60 डिग्री, दोनों इसका और इसका सम 90 डिग्री होता है बेटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 90 माइनस 60, इट इज 30 डिग्री। यानी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बेटा 30 डिग्री हो गया। आपको क्वेश्चन में तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एंगल आई और एंगल आर तो बराबर होते हैं, तो एंगल आर और आई बराबर है, आई की वैल्यू 30 है तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा 30 डिग्री। आ गया ना आपके पास आंसर, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए सेकंड पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आपको मैंने कहा गया कि इस तरह से एक लाइट की रे है, इस तरह से एक लाइट की रे ऐसे सरफेस पे स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्ट होके चला गया, और ये मैंने क्या बना दिया बेटा, ये बना दिया नॉर्मल। अब आपको कहा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये 30 डिग्री है, कितना 30 नहीं मान लेते 40 डिग्री है। आप ये वाला एंगल बताएं, रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे वो इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, एंगल x है कोई, इसकी वैल्यू बता दो। अब कैसे निकालोगे, अब आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 40 डिग्री होगा। कैसे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब यानी एंगल ये जो r होता है बेटा ये भी हमारे पास आ गया कितना 40 डिग्री। अब ये लाइन कौन सी है नॉर्मल, और आपको पता है ये जो पूरा एंगल बनेगा नॉर्मल का नीचे के साथ ये तो 90 डिग्री होता है। एज एंगल r प्लस एंगल x दोनों का सम तो कितना होना चाहिए बेटा 90 डिग्री होना चाहिए। अब r हमें पता है कितना बेटा 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x आपके पास क्या आ गया 90 माइनस 40 इट्स 50 डिग्री। ये दोनों बारह ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये एंगल आ गया कितना 50 डिग्री। चलिए तीसरे पार्ट पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में देखें। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, और ये नॉर्मल लाइन है, कौन सी लाइन है नॉर्मल, और एक लाइट की रे जो है वो नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है, इधर ही आ रही है ऐसे, इस तरह से टकरा के, मुझे नहीं पता किधर जा रही है। इस केस में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बताना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बताना है, दोनों बताने हैं। अब सबसे पहले देखने वाली बात क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यही तो मैंने सिखाया था आपको। अब इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट जो रे है बेटा वो नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। अगर सेम है तो एंगल कितना हुआ बेटा 0 हुआ। जनरली क्या होता है कि अगर ये नॉर्मल है तो ये इंसिडेंट एंगल रे, तो इनके बीच का एंगल 0 कितना होता है थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन ये तो इसी के ऊपर है, यानी इन दोनों के बीच में कितना हुआ एंगल 0, और ये बेटा इस केस में कितना है एंगल आई 0 है। अगर एंगल आई 0 है तो आपको पता है एंगल आर भी कितना होगा 0। कैसे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, हमने भी फर्स्ट लॉ पढ़ा कौन सा रिफ्लेक्शन का। अब एंगल आर 0 यानी रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल 0 होना चाहिए नॉर्मल के साथ, यानी रिफ्लेक्टेड रे भी इसी नॉर्मल के अलोंग चली जाएगी, यानी लाइट की रे आई मिरर से सीधा नॉर्मली टकराई और नॉर्मली वापस चलेगी, यानी लाइट जो है वो अपनी पाथ को रिट्रेस करेगा, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला जाएगा। कब, जब आई 0 है तो आर भी 0 होगा। इसको बेटा कई बार प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, क्या होता है कि जब भी कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आए टकरा के सेम उसी रास्ते से वापस चली जाए। ये कब होगा, जब एंगल आई 0 होगा तो आर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई थिंक सो कर लिया। अब देखिए इन्हीं क्वेश्चन में मैं एंगल ऑफ डेविएशन का कंसेप्ट लेके आऊँ। अगर जैसे मैं फर्स्ट केस में पूछ लेता भी आप बताएं बेटा एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। अब देखो लाइट की रे ओरिजिनल इधर जाना चाहिए था, ये उसका पाथ था, लेकिन चला इधर गया, यानी ये हुआ बेटा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो कैलकुलेट करें एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने 180 माइनस 2 ऑफ आई, 180 माइनस 2 ऑफ आई, आई कितना 30, 30 टू जा 60, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 इट्स 120 डिग्री, यानी बेटा ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 120 डिग्री का। इस केस में भी निकाल दीजिए एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब जाना इधर चाहिए था, इतनी पाथ से डेविएट हुआ, तो डी निकालना है, सिंपल फॉर्मूला 180 माइनस 2 ऑफ आई, 180 माइनस 2 ऑफ आई, आई कितना है देखिए 40, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 40 दैट इज 80, ये आ जाएगा आपके पास 100 डिग्री। सेम एज उसके अंदर भी निकाल सकते हैं, अब डेविएशन शायद बता दें इसमें कितना होगा। अब 180 वाला फॉर्मूला लगाएं फिर से, d इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई, आई कितना है 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो आया 180 डिग्री, यानी
जिस रास्ते से आया था उसके अपोजिट चला गया। तो ये थे बेटा कुछ सिंपल क्वेश्चन, अभी और भी हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, या और भी कोई भी एजुकेशनल ग्रुप है उसके अंदर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।